ये डार्क वेब कैसे बना और कैसे ऑपरेट होता है? मतलब ये वापस वही कोई सरगना तो नहीं है इसका, छोटे छोटे लोग हैं, तो कैसे बना है डार्क वेब की कहानी, कहाँ से स्टार्ट हो गई? ये पॉलिटिकल इलेक्शन जितने भी होते हैं, ठीक है, उसमें भी मैनिपुलेशन होता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का केस हुआ था कि भैया फेसबुक में उनको ऐड दिखाया गया, इतना किया गया। एक्चुअली पॉसिबल है, इतना होता है मैनिपुलेशन? चलिए, एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, हर कोई जानता होगा उस कंपनी को। कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या करती थी, फेसबुक के साथ उसका टाई अप था, डेटा एनालिसिस करती थी कैम्ब्रिज एनालिटिका। फेसबुक क्या करता था, डेटा कलेक्ट करता था कि आप किस पार्टी की वीडियोस देखते हो, किस पार्टी की वीडियोस को लाइक करते हो, आप लेफ्टिस्ट हो या राइट विंग के हो या न्यूट्रल हो, क्या हो। उस हिसाब से वो सारा डेटा कलेक्ट करता था। काफ़ी लंबे टाइम तक कलेक्ट किया उस डेटा को, क्योंकि डेटा तो हमेशा ही कलेक्ट करता था वो। बट फिर जब इलेक्शन आया तो इस टीम को, कैम्ब्रिज एनालिटिका टीम को दिया गया कि भैया आप डेटा के एनालिसिस करो कि किसका झुकाव कैसा है। वो एनालिसिस करी उन्होंने, फिर ग्रुप्स बनाए गए कि ये लोग इस तरह का डेटा देख रहे हैं, इस पार्टी को मानते हैं, इस लोग इस पार्टी को मानते हैं। फिर उस ग्रुप के हिसाब से कैंपेन चलाए गए उनकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने के लिए। फिर वो कैंपेन दिखे, आपको एड्स दिखना स्टार्ट हुआ या फिर उस तरह की वीडियोस दिखना स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी को उन्होंने मैनिपुलेट किया। मैंने पहले बोला ना, योर डेटा, तो आपको उसके डेटा को मैनिपुलेट करके आपकी आइडेंटिटी और आपकी आइडियोलॉजी को चेंज किया। बहुत पावरफुल है फेसबुक और इस तरह तो इंडिया में भी पॉसिबिलिटीज है, कल को कुछ भी तख्ता पलट हो सकता है। इंडिया से इसका कोई रिलेशन लेना देना नहीं है ना, आपको तो फेसबुक से मतलब है, राइट। यू आर यूजिंग फेसबुक, यूजिंग इंस्टाग्राम, और ये सारी चीज़ें उस प्लेटफॉर्म पे हो रही तो है। कोई बहुत पावरफुल है और वो वापस मार्क, हेलो मार्क, इस बात से मना नहीं किया जा सकता, ऐसा करना है, संभव हो सकता मतलब कोई बहुत पावरफुल नेता आ गया, मान लो बहुत पावरफुल, जिसका बहुत पैसा है, ताकत भी बहुत है, मार्क को फ़ोन लगाया, मार्क ऐसा करना है। नहीं करेगा मार्क पैसे लेगा। हाँ मतलब दे आर कॉर्पोरेट्स, हाँ मतलब ऐसा करना है। वर्किंग तो पॉसिबिलिटीज है, जैसे आप अभी यूक्रेन और इसका वार देख रहे हो, जेलेस्की को कैसे बनाया गया वहाँ पे, कि जो एक कॉमेडियन बंदा होता है उसको कैसे लोगों के बीच में लाया गया, कितना दिखाया गया, ऐसा ऐसा दिखाने के बाद में वो आज कंपनीज को पता है कैसे करना है, क्या करना है ना। कॉर्पोरेट्स को सब कुछ पता है, कैसे डेटा मैनिपुलेट करना है, कैसे किसे जीतना है, किसे हराना है, उस डेटा को कैसे सही तरीके से यूज़ करके सेल्स बढ़ानी है, कम करनी है। तो संभावना है चीज़ों की। ये डार्क वेब कैसे बना और कैसे ऑपरेट होता है? मतलब ये वापस वही कोई सरगना तो नहीं है इसका, छोटे छोटे लोग हैं, तो कैसे बना है डार्क वेब की कहानी, कहाँ से स्टार्ट हो गई? डार्क वेब की कहानी स्टार्ट होती है दशकों पहले एनएसए की एक छोटे से बिल्डिंग में या बड़े से बिल्डिंग में। बट ये सारी कहानी एनएसए से ही स्टार्ट होती है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यूएस की। उन्होंने एक टूल बनाया, ओनियन टॉर। टॉर बेसिकली एक ऑपरेटिंग मतलब एक टूल था जो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने के काम आता था, कि एक जगह से आप कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो दूसरे जगह, इन्फॉर्मेशन ऐसे जाए कि सोर्स डेस्टिनेशन को ना जान पाए, डेस्टिनेशन को ये ना पता चले कि मैं इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज रहा हूँ। तो इस चीज़ को करने के लिए डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ किया गया, डेटा को बाउंस किया गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं टॉर के साथ। तो यहाँ से ये चीज़ें की गई है ना। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर टॉर, ओनियन टॉर राउटिंग का यूज़, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क था, डार्क वेब बनाने के काम में आया। तो फाउंडेशन वहाँ थी, फिर डार्क बना, राइट। डार्क वेब वहाँ से शुरू हुआ। तो ओनियन टॉर बेसिकली गेटवे है जिससे आप टॉर को एक्सेस करते हो। उसके अलावा I2P भी है जिससे आप डार्क वेब एक्सेस करते हो, दोनों। उसमें ना वो एडवर्ड स्नोडेन की भी कहानी है, राइट। वो क्या कंट्रोवर्सी थी, आप बताओगे इसके बारे में? फिर हमें वापस चलना पड़ेगा एनएसए के बेसमेंट में। चलते हैं, चलो। तो ये सारी कहानी स्टार्ट होती है एडवर्ड स्नोडेन से। तो एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्टर था यूएस का, और आई थिंक ये फॉर्मर CIA एजेंट भी था। इसके पास बहुत क्रिटिकल डेटा का एक्सेस था। अब मैं बताता हूँ यूएस क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था। तो यूएस की एक विंग है, एनएसए की एक विंग है, वो है ग्लोबल सर्विलांस नेटवर्क या कुछ ऐसा, ग्लोबल सर्विलांस करके उसका नाम है, जिस पर यूएस ने ना 5 डिफरेंट सर्विलांस चीज़ें करी। जैसे एक प्रिज्म चलाया, प्रिज्म में वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को टेम्पर करके डेटा चोरी करते थे। ऐसे करके कई सारी चीज़ें करी। तो बेसिकली उनके पास हर किसी का डेटा था, हर किसी कंट्री के यूज़र का डेटा था, गूगल का डेटा था, याहू का डेटा था। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 4-5 चीज़ें करी। ये सारा डेटा उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो स्नोडेन के पास इन सारे डेटा का एक्सेस था।
आई थिंक स्नोडेन को ने इस डेटा की वजह से इसको पब्लिक डोमेन में लीक किया कि यूएस इस तरह की चीज़ें कर रही है, डेटा को एक्सेस कर रही है, ठीक है। एक तो था जैसा हमने प्रिज्म बात करी, उसके बाद था एक मस्कुलर प्रोग्राम जहाँ पे यूएस और ब्रिटेन ने याहू और गूगल का डेटा चोरी किया और डेटा को एक टूल्स के थ्रू फिल्टर किया। मतलब जैसे हम और आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करते हैं कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन, उनके पास ये एक्सेस था कि आपके फ़ोन में, आपके ईमेल के अंदर आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते थे। तो एक एक्स सिक्योर करके एक टूल था, आई थिंक एक्स स्कोर ऐसा कुछ एक टूल था, उस टूल का यूज़ इन्होंने डेटा फिल्ट्रेशन के लिए किया था, जिसका यूज़ करके डेटा फिल्टर करते थे, उन सारे डेटा को मैनेज और एक्सेस कर सकते थे। तो वहाँ से स्नोडेन का ये इन सारे प्रोसेसेस में हाथ था। स्नोडेन को पता था कि यूएस इस तरह की चीज़ें कर रही है, जो सबसे बड़ा हिमायती बनता है प्राइवेसी का वही डेटा चोरी कर रहा है। तो स्नोडेन ने उस चीज़ को पब्लिक पटल पे रखा, लोगों को बताया, अवेयर किया। फिर आई थिंक यूएस ने उसके खिलाफ एक वारंट जारी कर दी और कोर्ट में उसको समन कर लिया स्पिनाजी एक्ट के तहत, जो उनका एक है। जैसे ये वॉर हो रही है, ठीक है, इतना मैन्युफैक्चरिंग, गन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब मिसाइलें बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे बड़ी वॉर तो डेटा की वॉर है। बहुत ज़्यादा हैं, अगर एक देश का डेटा अगर दूसरे देश के पास चला गया तो दे कैन डू एनीथिंग। यस, डेटा बहुत ज़रूरी है और इसीलिए अब इंडियन गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स भी डेटा को सिक्योर करने की बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे विंग्स बन रहे हैं जो डेटा और हैकिंग से सिक्योर करेंगे। इवन अब आधार कार्ड वगैरह हम मास्क यूज़ करते हैं, धीरे धीरे वी आर बीइंग अवेयर कि यार क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करना है। तो यस, डेटा इज़ द मोस्ट। एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, आई थिंक उसने बोला था डेटा इज़ द न्यू ऑयल, राइट? याद है? उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट उन्होंने बोला था आई थिंक इन 2000, आज से 20-25 साल पहले। डेटा इज द न्यू ऑयल। यस, सो यू नो व्हाई? व्हाई? Data is the most precious thing in the world, right? It could be in your phone, it could be in the cloud, and it doesn't have any physical place. I mean, it's a virtual information, right? You can store it anywhere, and it's the most precious thing.